हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जियोग्राफी टेस्ट से संबंधित 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस 20 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और 20 में से अगर आपका 15 प्लस सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ये टेस्ट जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट है उसके एग्ज़ाम को देखते हुए ही तैयार किया गया है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट में पिछले साल भी जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए इस बार भी आने की संभावना है। अतः आप इस क्वेश्चन का टेस्ट दें और आपका उत्तर कितना सही हो रहा है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें साथ साथ हम इसका क्वेश्चन का डिस्कशन भी करते चलेंगे। देख, इसमें दिया है भारत से लौटने वाला मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा कराते हैं। क्वेश्चन है, भारत से लौटने वाला मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा कराते हैं। ऑप्शन ए में है 80%, बी 17%, सी 40%, डी 55%। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। भारत से लौटने वाला मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा कराते हैं। चलिए, इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कशन करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17%। भारत से लौटने वाला मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो भारत में लगभग 17% वर्षा कराते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। भारत में मानसून दो दिशा से आती है। ठीक है, भारत में आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। यह मानसून लगभग 80% वर्षा कराती है। ठीक है, भारत में आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ये इस तरह आता है दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, यह 80% वर्षा कराती है। और भारत से लौटने वाला मानसून जो होता है उत्तर पूर्व मानसून होता है जो कि 17% वर्षा कराती है। ठीक है, और शेष 3% वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ है वहाँ से, पश्चिमी विक्षोभ से 30% वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुणे, सी देहरादून और डी नागपुर। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र से क्या होता है कि भारत में जितने भी वन है इनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कहाँ वनों की मतलब संख्या बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, इस प्रकार का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन भिन्न है। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन भिन्न है। ठीक, ए में दिया है तुलबुल परियोजना, इसके सामने दिया है झेलम नदी। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, पूछ रहा है। बी में है हिडकल है, यहाँ हिकल लिखा चुका है, हिडकल होगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये होगा हिडकल। ठीक है, हिडकल परियोजना चिनाब नदी पे, भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पे और उरी परियोजना चिनाब नदी पे। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें जो है भिन्न है, कौन किसका मिलान जो है ना वो गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से किसका मिलान गलत है। तुलबुल परियोजना के सामने झेलम नदी, ये सही है कि गलत है। हिडकल परियोजना के सामने चिनाब नदी, ये सही है कि गलत है। भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पे है, ये सही है कि गलत है। और उरी परियोजना चिनाब नदी पे है, ये सही है कि गलत है। ये आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा मिलान जो है वो गलत दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा उरी परियोजना। ठीक है, ये गलत क्यों है क्योंकि उरी परियोजना जो है ना झेलम नदी पे। ठीक है, उरी परियोजना झेलम नदी पे है। चिनाब दिया है
तो ये गलत होगा, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से तो सही यही होगा क्योंकि भिन्न पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए भूगर्भीय ऊर्जा, ठीक है, भूगर्भीय, बी में है ज्वारीय ऊर्जा, सी में है तरंग ऊर्जा और डी में है आणविक ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि मतलब ऐसे ऊर्जा जिसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, और गैर नवीकरणीय वाला होता है ना, जैसे जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, एक बार ख़त्म तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है। ठीक है, यानी 3 गो नवीकरणीय ऊर्जा होगा और एगो नहीं होगा। ऑप्शन ए में है भूगर्भीय ऊर्जा, बी में है ज्वारीय ऊर्जा और सी में है तरंग ऊर्जा और डी में है आणविक ऊर्जा। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा आणविक ऊर्जा। ठीक है, आणविक ऊर्जा जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु उससे उत्पन्न होता है। जैसे यूरेनियम को जलाकर बिजली बनाना, इससे उत्पन्न किया जाता है। तो ये एक बार जल जाएगा तो फिर से यूरेनियम थोड़े बनेगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये है भूगर्भ, ज्वारी और ये तरंग, ये तीनों बार बार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, एक बार ख़त्म तो होगा ही नहीं। जैसे भूगर्भ पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वो ज्वारी, जो ज्वार भाटा का ऊर्जा होता है, वो भी ज्वार भाटा आता रहता है, ऊर्जा उससे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होगा। और ये जो आणविक ऊर्जा है ये ख़त्म हो सकता है, इसे फिर बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम उत्पादन और भंडारण का सबसे बड़ा राज्य। भारत में जिप्सम उत्पादन और भंडारण का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में जिप्सम उत्पादन और भंडारण का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। ठीक है, आप इसका उत्तर दीजिए। भारत में जिप्सम उत्पादन और भंडारण का सबसे बड़ा राज्य कौन है। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में जिप्सम उत्पादन और भंडारण का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपको ये भी मालूम होगा कि राजस्थान में जो खेतड़ी है, खेतड़ी, वो भी तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये पिछली बार यूपी SSC पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तांबा से संबंधित, तांबा। ठीक, और ये जो जिप्सम है ना, जिप्सम राजस्थान के जो हनुमानगढ़ ज़िला है वहाँ मिलता है। ठीक है, हनुमानगढ़ ज़िला में। और जो तांबा है वो खेतड़ी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई किससे संबंधित है। ठीक है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है इस्पात, बी पेट्रोलियम, सी मकबरा और डी में है जूट। ठीक है, ऑप्शन डी में है जूट। आप इसका आंसर दीजिए। मुंबई हाई किससे संबंधित है। इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा और जूट। चलिए कुछ समय हम रुकते हैं, इसके बाद आप इसका आंसर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा कि मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई। 1960, 1980, 1890 और 1907। ठीक है,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर देना है। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1907, ऑप्शन नंबर डी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर, जो साक्षी नाम से है, उसी स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी में रूस। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? चलिए, इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो भिलाई संयंत्र है वो रूस के सहयोग से है। भिलाई वाला रूस के सहयोग से है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत शहरों का सर्किट बनाया गया है, इनमें से कौन एक नहीं है? ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत शहरों का एक सर्किट बनाया गया है, इनमें से कौन एक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए में है आगरा, बी में है मुंबई, सी में है दिल्ली और डी में है जयपुर। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन एक शहर नहीं है, इसका आपको आंसर देना है। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा मुंबई, बी। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत मुंबई नहीं है, ठीक, बाकी आगरा, दिल्ली और जयपुर है। ठीक है, प्रकृति पर्यटन के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक मनोरम स्थल, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, पहाड़ों की सैर, समुद्र तट एवं साहसिक पर्यटन को शामिल किया गया है। भारत में पर्यटन क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत, मतलब इन्हीं सभी को देखने या घूमने के लिए एक स्वर्णिम त्रिभुज तैयार किया गया है, जो कि ये 3 शहरों को जोड़ता है, आगरा, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? ठीक है, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन ए पे है पी तरंग, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चलती है। एस तरंग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। एल तरंग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी भूकंप तरंगें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? सबसे तेज़ चलने वाली नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाती है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? ठीक, चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। देखिए, इसका आंसर होगा एल तरंग, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ऑप्शन नंबर सी। ये धीमी चलती है और ये तीनों जगह, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों जगह उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसकी धीमी इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट 11 नंबर।
किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी में उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी उत्तरी अमेरिका। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी अगर किसी सागर में है तो वह है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, इनमें से कौन भिन्न है? ठीक है, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी। ठीक है, ज्वालामुखी का नाम है। इटली स्ट्राम्बोली, इंडोनेशिया में सुमेरु और तंजानिया बेंजामियामी। ठीक है, इसमें से कौन मतलब भिन्न है? कौन से ज्वालामुखी सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, मतलब इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है कि नहीं है, इटली में स्ट्राम्बोली है कि नहीं है, इंडोनेशिया में सुमेरु है कि नहीं है, तंजानिया में बेंजामियामी है कि नहीं है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, इसका आंसर होगा तंजानिया बेंजामियामी। गलत है, यही इसका मतलब सही होगा। देखिए, तंजानिया जो है ना, तंजानिया में किलीमंजारो है। ठीक है, तंजानिया में किलीमंजारो है। और ये जो बेंजामियामी है ना, वो रूस में है। बेंजामियामी जो ज्वालामुखी है रूस में है। और तंजानिया जो है, मतलब तंजानिया के अंदर जो है किलीमंजारो ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 13 नंबर, इनमें से कौन भिन्न है? ठीक है, इसमें से भिन्न बताना है। ठीक है, ये जो एयरपोर्ट का नाम दिया है कि मतलब वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है पोर्ट ब्लेयर में है कि नहीं है, राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी दिल्ली और छत्रपति शिवाजी अमृतसर। इनमें से आपको बताना है कि मतलब कौन गलत है। ठीक है, जो इसका मतलब गलत होगा वही इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से भिन्न ही पूछा है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, आप हो सकता है कि आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसमें देखिए, वीर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर में है, सही बात है। राजीव गांधी हैदराबाद में है, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है ना, मुंबई में है। मुंबई, छत्रपति शिवाजी मुंबई, अमृतसर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और एयरपोर्ट मुंबई। नेक्स्ट 14 नंबर, जनसंख्या में महान विभाजन दर किस वर्ष देखी गई? ऑप्शन ए 1921, बी 1931, सी 1941 और डी में 1951। जनसंख्या में महान विभाजन दर किस वर्ष देखी गई? इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। जनसंख्या में महान विभाजन दर किस वर्ष देखी गई? चलिए, इसका आंसर आप कमेंट कर दिए होंगे। इसका आंसर होगा 1921, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या में महान विभाजन दर 1921 में देखी गई। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, पृथ्वी के किस वायुमंडल में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और
मध्य मंडल। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी मध्य मंडल। पृथ्वी के किस वायुमंडल में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। हेलीकॉप्टर पृथ्वी के क्षोभ मंडल में उड़ान भरते हैं, जबकि हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ान भरता है। क्षोभ मंडल में आकाशीय घटना, बिजली गिरना, बादल चमकना इत्यादि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवाएं मतलब हवा उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर घूम जाती है। किस नियम के अनुसार होता है? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर घूम जाती है। किसके नियम के अनुसार होता है? किसका नियम सिद्ध करता है? ऑप्शन ए बायल का नियम, बी पास्कल, सी फेरल और डी न्यूटन। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर घूम जाती है। किस नियम के अनुसार है? ऑप्शन ए बायल, बी पास्कल, सी फेरल और डी न्यूटन। चलिए, इसका आंसर होगा फेरल। ऑप्शन नंबर सी फेरल। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर घूम जाती है, या फेरल के नियम के अनुसार है। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर। इनमें से कौन सी गर्म स्थानीय पवन नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन गर्म स्थानीय पवन नहीं है, यानी ठंडा पवन। ठंडा पवन बताना है कि कौन है। ठीक है, ठंडा। ऑप्शन ए में चिनूक, बी सिराको, सी नॉर्वेस्टक और डी में है नार्दन। चलिए, इसका आंसर दीजिए। इनमें से कौन गर्म स्थानीय पवन नहीं है? चलिए, इसमें देखते हैं चिनूक। चिनूक अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा है। ठीक, सिराको जो है सहारा मरुस्थल में चलता है। सहारा मरुस्थल में चलने वाला गर्म है। ठीक, नॉर्वेस्टक जो है, नॉर्वेस्टक न्यूजीलैंड में चलने वाला गर्म है। और नार्दर्न यूएसए अमेरिका में चलने वाला ठंडी हवा है। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्दर्न यूएसए। नेक्स्ट 18 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, सीधी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलते हैं। ऑप्शन ए घड़ी की दिशा में, बी घड़ी की विपरीत दिशा में, सी सीधी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, सीधी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर होगा घड़ी के विपरीत दिशा में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलते हैं। और यही प्रति चक्रवात की बात करें तो प्रति चक्रवात जो है ना,
वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में। दो चीज़ होता है, एक चक्रवात और एक प्रति चक्रवात। अगर चक्रवात पूछे तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में उल्टा, ठीक है, उल्टा का मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। और प्रति चक्रवात पूछे तो ये नाम ही उल्टा है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में सीधा चलता है, क्लॉकवाइज में चलता है, घड़ी के दिशा में चलता है। और इसका उल्टा समझ लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में नीचे, यानी समझिए जो चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में चलता है। और प्रति चक्रवात, ठीक है, प्रति चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। दिए गए जनजातियों में से किसका मिलान भिन्न है? इसमें दिया है बोरा ब्राज़ील अमेजन घाटी, लैप्स यूरोप, मसाई केन्या और पिग्मी दिया है मध्य अमेरिका, ठीक है। इसमें से कौन गलत है? ठीक है, ये जनजातियां हैं, जनजातियों के नाम दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन, मतलब किसका मिलान भिन्न है, यानी कौन गलत है। बोरा ब्राज़ील अमेजन घाटी, लैप्स यूरोप, केन्या, मसाई में केन्या और पिग्मी मध्य अमेरिका। इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसमें से किसका मिलान गलत है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा पिग्मी मध्य अमेरिका, जो दिया है वो गलत होगा, ठीक है। क्योंकि पिग्मी जो जनजाति है ना, ये कांगो की जनजाति है, ठीक है। कांगो जो है वो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ की जनजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर और आज का लास्ट, इनमें से कौन भिन्न है? ठीक है, नीली क्रांति बीच में उत्पादन टाइप हो गया है, ठीक है। ये होगा नीली क्रांति, ऑप्शन में आगे दिया है मछली उत्पादन, भूरा क्रांति चमड़ा उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और गुलाबी क्रांति फूल उत्पादन। इसमें से कौन गलत है वही सही होगा। इसमें भिन्न पूछा है, मतलब कौन गलत दिया है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है कि नहीं है, भूरा क्रांति चमड़ा उत्पादन से सही है कि नहीं है, मतलब संबंध है कि नहीं, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है कि नहीं है, गुलाबी क्रांति फूल उत्पादन से संबंधित है कि नहीं है, यही बताना है। चलिए उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी क्रांति फूल उत्पादन वाला। गलत होगा, क्योंकि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है, ठीक है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है। चलिए आज का टेस्ट समाप्त हुआ। 20 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, ठीक है। आपका इसमें से कितना सही हो रहा है, कितना सही है, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपका 15 प्लस सही हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका भूगोल बहुत अच्छा से तैयार है और आप यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस टेस्ट को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,